फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एक्ट 2012। क्लियर? तो इस एक्ट के का आज का जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा ना। आज हम इसके परिचय को समझेंगे। ये एक्ट थोड़ा बड़ा है, 34 एक्ट है, इस 34 धाराएं हैं, 14 अध्याय हैं। हर एक अध्याय को पढ़ना है। इस वजह से हम आज जो क्लास में सीखेंगे वो इसके परिचय वाले भाग को ही सीखेंगे। ठीक है? तो समझिए कि सबसे पहले हमारे संविधान की तरफ बढ़ते हैं। हमारा भारत का जो संविधान है, इस संविधान के आर्टिकल हम 47 को समझते हैं। इसमें क्या है? भारत का संविधान का जो आर्टिकल 47 है वो है कि हर राज्य, यहाँ राज्य से मतलब सरकारों से है, चाहे केंद्र से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से ना, हर राज्य अपने नागरिकों को पोषण एवं स्वास्थ्य, हर राज्य अपने नागरिकों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगा। ठीक है? इसका मतलब हर एक राज्य का ये फर्ज होता है कि वह अपने नागरिकों को अच्छा न्यूट्रिशन दे और अच्छी हेल्थ दे। इसके लिए उसे काम करना ही चाहिए, है ना? तो इसी एक्ट के सहारे यानी 47 को ही बेस बना करके हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक एक्ट बनाया गया। ठीक है? इस एक्ट का नाम था सीजी फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम। ठीक है? और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अधिनियम से पहले कोई भी राज्य ने ऐसा कोई भी अधिनियम जारी नहीं किया था। यानी कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का साहस किया, इस प्रकार का एक्ट बनाने का साहस किया। साहस शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने नागरिकों को निःशुल्क या फिर बहुत ही रेयर कम दाम पर भोजन उपलब्ध कराना, चावल उपलब्ध कराना, चना उपलब्ध कराना, शक्कर उपलब्ध कराना, नमक उपलब्ध करवाना, मिट्टी का तेल उपलब्ध करवाना, ये सब बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण बातें हैं जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 से ही अप्लाई किया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गर्व की बात है और किसी अन्य राज्य ने ऐसा प्रयास नहीं किया। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा 2012 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भी लाया गया। यानी भारत सरकार का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, खाद्य सुरक्षा, यह जो एक्ट है यह 2013 का है, 2013 का है भारत सरकार का। ठीक है? जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का जो एक्ट है वो 2012 का है। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएगा। जब ऑलरेडी हमारे संविधान के 47 में अगर हम देखें तो ऑलरेडी 47 में अगर ये मेंशन है कि भाई नागरिकों को फूड सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो अलग से एक्ट बनाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। और नीति निर्देशक तत्व में आपको पता ही है कि नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई है वो वाद योग्य नहीं होती। वाद योग्य नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी अगर 47 में ये बात लिखी हुई है कि राज्य को ऐसा करना चाहिए और राज्य अगर ऐसा नहीं करता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। इसी वजह से इसको एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक्ट बनेगा तो आप आधिकारिक तौर पर सस्ता भोजन खाने के या सस्ता भोजन ग्रहण करने के सरकार से डिमांड करने के अधिकारी हो जाएंगे, फिर आपको कोई मना नहीं करेगा, है ना? तो एक्ट बना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो हर एक्ट जब बनता है तो उसमें 3 बातें होती है ना? पहली बात होती है कि यह एक्ट विधानसभा में कब पारित हुआ, क्योंकि सबसे पहले तो विधानसभा में ही पारित करना पड़ेगा। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो दूसरा क्वेश्चन कि राज्यपाल का हस्ताक्षर कब हुआ? राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी इसको राजपत्र में प्रकाशित होना जरूरी है। तो तीसरा, राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? तो ये तीनों बात समझने के बाद ये तीनों डेट आपको याद रखनी होगी। तो याद रखिएगा, ये 22 दिसंबर 2012 में विधानसभा में पारित हुआ। ठीक है? राज्यपाल का हस्ताक्षर हुआ 9 जनवरी 2013 में और राजपत्र में प्रकाशित हुआ 18 जनवरी 2013। अब आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि ये एक्ट जो है कब लागू हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? तो याद रखिएगा, जिस तारीख से कोई एक्ट राजपत्र में प्रकाशित होता है उसी तारीख से उसे लागू माना जाता है। तो राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 18 जनवरी 2013 से, इसीलिए इसको कब लागू माना जाएगा? 18 जनवरी 2013 से ही इसे लागू माना जाएगा। ठीक है? चलिए अब इसकी बेसिक नॉलेज लेते हैं। बेसिक नॉलेज इसका मतलब हम ये समझते हैं कि इस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची है, कितने खंड है। तो इस एक्ट में अगर हम बात करें अध्याय की, सबसे ऊपर होता है अध्याय। तो अध्याय है इसमें, याद रखिएगा, 14 के 14 अध्यायों के नाम आपको याद रखने होंगे। बात करें धारा की, तो धाराएं कितनी हैं? धाराएं हैं 34।
धाराएं 34 में भी लगभग 25 धाराएं तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। और तीसरा है अनुसूची कितनी है, शेड्यूल कितने हैं। तो अनुसूची है दोनों अनुसूची इंपॉर्टेंट है, और आज मैं आपको मेनली अनुसूची ही करवाऊंगा, है ना। अध्याय और धारा के नाम भी बताऊंगा, लेकिन अनुसूची आज के टॉपिक का सबसे मेन भाग है। लेकिन एक बात और समझिए कि किसी भी एक्ट को परिवर्तित करने के लिए भी प्रोसेस होता है। अगर कोई एक्ट 2012 में बन गया, अब उसे छत्तीसगढ़ सरकार को लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है, तो वो भी किया जा सकता है। तो इस एक्ट का संशोधन भी हुआ है, याद रखिएगा, संशोधन हुआ है 2019। संशोधन पहले समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि संशोधन आप समझ लेंगे तभी आप ये जान लेंगे कि जब जो रियल एक्ट है उसमें वर्तमान में जो बातें कही गई उसमें क्या कमियां थी। तो संशोधन 2019 हुआ है, फूड सिक्योरिटी एक्ट संशोधन 2019 में दो बातों को संशोधित किया गया है, दो बातें संशोधित की गई है, या फिर बोलना चाहिए कि दो बातें ऐड की गई है। तो क्या क्या दो बातें संशोधित की गई है और कौन से भाग में? तो अध्याय 1, ठीक है, अध्याय 1, हर एक चैप्टर का अध्याय 1 का नाम, हर एक एक्ट का अध्याय 1 का नाम होता है प्रारंभ, ठीक है। और हर एक अध्याय की धारा 2, हर एक अध्याय की धारा 2 में क्या होता है, परिभाषा होता है। तो इसका जो परिभाषा है उसमें खंड एक भाग धारा 2, अध्याय धारा 2 का खंड 1 का य में पक्का मकान की परिभाषा बताई गई है। 2019 एक्ट में पक्का मकान, पहले पक्का मकान की परिभाषा नहीं बताई गई थी, अब पक्का मकान की परिभाषा बताई गई है। पक्का मकान किसे कहा जाएगा? जिसकी छत सीमेंट और कंक्रीट की बनी हो, ठीक है। नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा चेंज करिए। 2012 का जो एक्ट था उसमें पक्का मकान की यह परिभाषा दी गई थी, जिसे 2019 में हटा दिया गया, ठीक है। यानी कि 2019 में इसमें पक्का मकान की परिभाषा में इतना मात्र पर्याप्त नहीं होगा। पहले पक्का मकान की परिभाषा क्या थी कि पक्का मकान वह जिसकी छत सीमेंट या कंक्रीट की बनी हो, ठीक है। पहले ये था पक्का मकान की परिभाषा, अब इसको हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार अब पक्के मकान में ऐसे मकानों को भी रखने को तैयार है जिसकी छत सीमेंट और कंक्रीट की बनी हुई ना हो, ठीक है। तो एक तो धारा 2 का याद रखिएगा, यह चेंज हुआ, पक्का मकान की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया गया, अब यह परिभाषा नहीं रहेगी। और दूसरा धारा 2 भाग 1 या खंड 1, धारा 2 खंड 1 का इया, ठीक है, इया में क्या किया गया है? इया में अपवर्जित परिवार के मानक लिखे हुए हैं। अपवर्जित परिवार से यह मतलब ये है कि ऐसे परिवार जिन्हें इस बिल के दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे परिवार जो इस एक्ट में अपवर्जित परिवार माने जाएंगे, जिन्हें इस एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा, अपवर्जित परिवार माने जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? पहला, वे समस्त परिवार जिनका मुखिया या कोई सदस्य टैक्स पेई हो, ठीक है। वे समस्त परिवार जिनका मुखिया या कोई सदस्य टैक्स पेई हो, ठीक है, यानी उनके घर में कोई टैक्स पे कर रहा है तो वो परिवार इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर एक तो वो टैक्स पे कर रहा है, ऊपर से उसको फायदा नहीं मिलेगा। टैक्स पे ही हो गया मतलब वह एक बुनियादी गरीबी रेखा को पार कर चुका है, ठीक है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से गरीबी रेखा का नाम नहीं लिखा हुआ है कि गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा और गरीबी रेखा से ऊपर वालों को फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन इन सब लोगों को अपवर्जित कर दिया है। तो वे समस्त परिवार जिनका मुखिया या कोई सदस्य टैक्स पे हो वो अपवर्जित होंगे, ठीक है। वे गैर अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे परिवार जिनके पास 4 हेक्टेयर सिंचित और 4 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो या 8 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि हो। 4 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो या 8 हेक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि हो, ठीक है। तो ऐसे परिवारों को भी किसमें रखा जाएगा? अपवर्जित परिवार में, हाँ। यानी इन सब लोगों को माना जाएगा कि ये सब लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर चुके हैं, अब इनको जरूरत नहीं है ना। और तीसरा, शहरी क्षेत्र में अगर कोई रहता है तो शहरी क्षेत्र में अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हो, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन हो, अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 3 प्रकार के लोगों को अपवर्जित में रखा गया है। धारा 2 के अंतर्गत इया जोड़ करके इस चीज को स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है।
चलिए, तो पहले हम संशोधन अधिनियम 2019 पढ़ लिए। तो एग्जाम में आएगा संशोधन अधिनियम 2019 में क्या बदला गया। तो संशोधन अधिनियम 2019 में परिभाषा के अंतर्गत पक्का मकान की परिभाषा को 2 के अंतर्गत, य के अंतर्गत 2 खंड 1 या धारा 2 खंड 1 या और इया के अंतर्गत अपवर्जित परिवार की परिभाषा को ऐड किया गया। अब मैं आता हूं कि इसमें जितनी धाराएं हैं उन सभी धाराओं के नाम मैं आपको बताता हूं, ठीक है। धाराओं का नाम याद रखना जरूरी है, इंट्रोडक्टिव पार्ट में तो जरूरी ही होता है। तो सबसे पहले मैं धाराओं के नाम, कुल अध्याय और धाराओं के नाम नहीं, अध्याय के नाम, क्योंकि धारा तो पढ़ाते पढ़ाते एक एक धारा बताऊंगा, अभी अध्याय के नाम। तो कुल अध्याय कितने हैं, तो जैसा मैं बता चुका हूं इसके अंतर्गत कुल 14 अध्याय है। तो 14 के 14 अध्यायों के नाम आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो हर एक का जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रारंभिक। तो इस अध्याय का नाम आपको कभी याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा प्रारंभिक ही होता है ना। दूसरा जो है उसका नाम है खाद्य सुरक्षा का प्रावधान। ये सबसे इंपॉर्टेंट धारा होगी, इसमें जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा, खाद्य सुरक्षा का प्रावधान। तीसरा है विशेष समूह पात्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, विशेष समूह पात्रता। चौथा भूख की दशा में तत्काल राहत, इस कंडीशन में क्या है, भूख की दशा में तत्काल राहत। पांचवें में क्या है, राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। छठवें में क्या है, परिवार एवं समूह की पहचान, परिवार एवं समूह की पहचान, ठीक है। सातवें में क्या है, सातवें में है राज्य सरकार की योजनाओं के बाद ये थोड़ा गलत लिखा गया, इसको चेंज करेंगे। जहां पर मैं लिखा हूं परिवार एवं समूह की पहचान, उसकी जगह होगा राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व। ओके, राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व 6 में। सातवें में क्या है, परिवार एवं समूह की पहचान, परिवार एवं समूह की पहचान, ठीक है। आठवें में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। नौवें में क्या है, स्थानीय निकायों की भूमिका, स्थानीय निकायों की भूमिका। 10वें में क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली, शिकायत निवारण प्रणाली। 11वें में क्या है, पीडीएस में सुधार एवं राज्य सरकार की शक्ति, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, है ना। तो पीडीएस में सुधार एवं राज्य की शक्ति, राज्य की शक्ति। 12 में क्या है, 12 में है पारदर्शिता एवं जवाबदेही, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। 13 में क्या है, 13 में है अपराध एवं शास्ति, शास्ति एवं अपराध, ठीक है। और 14 तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है, प्रकीर्ण यानी मिसेलेनियस होता है, तो इसको याद करो चाहे नहीं करो, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है ना। अब मैं हर एक में कितनी कितनी धारा है, प्रारंभिक में हमेशा धारा कितनी कितनी रहती है, धारा 1 और 2, हमेशा धारा 1 और 2। 1 में होता है इसका नाम विस्तार और 2 में होता है परिभाषा, है ना। खाद्य सुरक्षा के प्रावधान में कितनी धारा है, तो इसमें 3 से लेकर 7, धारा 3 से लेकर 7 जो है वो खाद्य सुरक्षा के प्रावधान के अंतर्गत है, ठीक है। विशेष समूह पात्रता के अंतर्गत 8 से 9, 8 से 9 जो है वह विशेष समूह पात्रता के अंतर्गत है। भूख की दशा में तत्काल राहत, ये 10 से 12, 10 से 12, ठीक है। राज्य सरकार की योजनाएं जो है वो एक ही आर्टिकल में डाल दी गई है, 13 नंबर के आर्टिकल में डाल दी गई है। राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व जो है वह 14 एक ही में डाल दिया गया है, 14 में वित्तीय दायित्व को। परिवार एवं समूह की जो पहचान है उसे 2 में डाला गया है, 15 और 16 में, यानी इसमें 2 एक्ट आते हैं, 15 और 2 धाराएं आती है, 15 और 16। महिला सशक्तिकरण को 1 में ही डाला गया है, 17 नंबर में। स्थानीय निकायों की भूमिका को 1 ही में डाला गया है, 18 में। शिकायत निवारण प्रणाली में 2 डाले गए हैं, एक 19 और एक 20, ठीक है। और पीडीएस में सुधार और राज्य सरकार की शक्ति को 1 ही में डाला गया है, 21 में ही ये पूरा डाल दिया गया। पारदर्शिता एवं जवाबदेही को 3 में डाला गया है, ये बड़ा है, 22, 23, 24, 22 से 24, किसको, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को 22 एवं 24, ठीक है।
और अपराध जो है शास्ति सॉरी अपराध एवं शास्ति को 2 में डाला गया है, 25 और 26। ठीक है, इसको 25 और 26 में डाला गया है, 25 26। और प्रकरण जो है लास्ट का 27 से लेकर 34। ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया थे 34 है, 27 से लेकर 34 सॉरी। तो 34 थे तो 34 का कैसे विभाजन हुआ है 14 अध्यायों में इधर लिख दिया है मैंने। प्रारंभिक धारा 1-2 खाद्य सुरक्षा का प्रावधान, 3-7 विशेष समूह पात्रता, 8-9 भूख की दशा में तत्काल राहत, 10-12 राज्य सरकार की योजनाएं, 13 सरकार का वित्तीय दायित्व, राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व, 14 प्रकरण परिवार एवं समूह की पहचान, 15-16 महिला सशक्तिकरण, 17 स्थानीय निकायों की भूमिका, 18 शिकायत निवारण प्रणाली, 19-20 पीडीएस में सुधार एवं राज्य की शक्ति, 21 पारदर्शिता एवं जवाबदेही, 22-24 और शास्त्री 25-26 प्रकरण 27 से 34। याद रखना पड़ेगा। कोई कहानी बना सकते हैं, कोई कहानी बना करके इसको याद कर लीजिए, है ना। जैसे आप ऐसे सोच लीजिए कि देखिए कि आपको बहुत भूख लगी थी, ठीक है, आपको बहुत भूख लगी थी तो आप खाने के बारे में सोच रहे थे। तो सबसे पहले भूख लगती है तो घर में खाने का प्रावधान होता ही है, तो आप घर में खाने का प्रावधान था तो आप खाना खाने के लिए गए। अब खाना खाने के लिए गए तो आपको पता चला कि आज मेहमान आने वाले हैं, तो आज उनके लिए खाना बन रहा है तो देर लगेगी। तो विशेष समूह यानी मेहमान, विशेष समूह की पात्रता, तो अब आपको पता चला कि आज विशेष समूह के लिए खाना बना है, तो आपको भूख की में बहुत जरूरत थी कि अभी तुरंत मुझे राहत मिले। तो तीसरा आ गया भूख की दशा में तत्काल राहत। अब आपको भूख की दशा में तत्काल राहत चाहिए तो आपको लगा कि राज्य सरकार की कोई योजना होगी जहां मैं खाना खा सकता हूँ, जैसे अन्नपूर्णा योजना। तो राज्य सरकार की योजनाओं में आप खाना खाने के लिए अन्नपूर्णा होटल चले गए। फिर आज वहां आपको लगा कि चलो ठीक है फ्री में खाना मिलता है, लेकिन फिर भी 10 रुपए तो लगते ही हैं, 5 रुपए तो लगते ही हैं, तो वित्तीय दायित्व तो मेरा होना ही चाहिए। तो आप अपने साथ पैसा भी ले लिए, 5 रुपए 10 रुपए आप पैसा भी ले लिए, तो आप राज्य सरकार का वित्तीय दायित्व कवर हुआ। फिर आप वहां खाना खा रहे थे तो परिवार एवं समूह की पहचान, यानी कोई परिवार का व्यक्ति आ गया जो आपको देख लिया, वो आपका पहचान कर लेती है, तो घर का ही लड़का है, ये यहाँ पर खाना कैसे खा रहा है। और महिला सशक्तिकरण, यानी कोई महिला भी देख लिया आपको खाना खाते हुए। और स्थानीय निकायों की भूमिका, यानी कोई स्थानीय निकाय वाला व्यक्ति भी देख लिया, मतलब स्थानीय व्यक्ति भी आपको देख लिया। अब देख लिए तो घर में शिकायत करेंगे, तो शिकायत निवारण प्रणाली शिकायत करेंगे, तो शिकायत होगी तो आपका सुधार होगा, तो पीडीएस में सुधार, और सुधार होगा तो आपके अंदर शक्ति आएगी और आप तय करेंगे कि अब मैं पारदर्शी रहूंगा और जवाबदेह रहूंगा और मुझे किसी प्रकार का दंड मत दीजिए। देखिए अब अगर मैं आपको ये स्लाइड हटा भी दूं तो आप सीधे सीधे सोच सकते हैं ये सारी बातें। जैसे मैं स्लाइड हटा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला भाग क्या होता है, प्रारंभिक, ये तो आपको सभी को पता ही है। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपको भूख लगी है तो खाद्य, घर में खाद्य का व्यवस्था होता ही है, तो खाद्य सुरक्षा का प्रावधान ये वाला दूसरा में आ जाएगा। अब आज मेहमानों के लिए खाना बना था तो विशेष समूह वाला भाग इसमें आ जाएगा। फिर लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी तो तत्काल राहत चाहिए, तो भूख की दशा में तत्काल राहत वाला इसमें आ जाएगा। अब तत्काल राहत चाहिए तो मुझे कोई राज्य सरकार की योजना देखनी पड़ेगी, राज्य सरकार की योजना वाला इसमें आ जाएगा। लेकिन योजना में भी पैसा तो देना ही पड़ेगा, तो वित्तीय दायित्व यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन जब मैं खाना खाने बैठूंगा तो परिवार का कोई सदस्य देख लेगा, तो परिवार एवं समूह की पहचान यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कोई महिला भी परिवार की देख लेगी, कोई स्थानीय व्यक्ति भी मुझे देख लेगा यहाँ पर, और वे सब मेरी शिकायत कर देंगे। शिकायत करेंगे तो मुझे सुधार करना पड़ेगा, और सुधार करूंगा तो मेरी शक्ति बढ़ेगी, शक्ति साथ ही में रहेगा। उसके बाद फाइनली मैं पारदर्शिता एवं जवाबदेही अपनी सुनिश्चित करूंगा, अपराध जो है वह न हो इसकी कोशिश करूंगा, और प्रकरण देखिए हो गए पूरे 14 अध्याय। तो ऐसी कोशिश करिए कि कुछ बना करके याद करने की। क्लियर? चलिए अब मैंने कहा था कि पहले मैं आज आपको थोड़ा सा अनुसूची पढ़ाऊंगा ना, तो अनुसूची इसमें 2 दी हुई है, अनुसूची 2 है। तो अनुसूचियों में क्या क्या दिया हुआ है, अनुसूची में एक